जो ये एक और टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड एज पॉसिबल एज सारे फैक्ट्स डिस्क्राइब करने वाले हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। हम इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में, वो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स। और इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन के बाद एग्जांपल भी हर टाइप के, जितने टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस की पॉसिबिलिटी है, जितने टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, सबसे रिलेटेड कम से कम एक एक एग्जांपल हम इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, और इसका स्टेटमेंट क्या है, एक आध दो एग्जांपल बताएंगे। डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज का भी जिक्र हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी एप्लीकेबल फॉर electrolysis in aqueous solutions using inert electrodes। यानी हम उन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये अप्लाई करते हैं जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस की क्या क्वालिटीज होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशंस हैविंग 2 कैटायंस एंड 2 एनायंस, 2 कैटायंस होते हैं, 2 एनायंस होते हैं। ठीक है, अब उन 2 कैटायंस और 2 एनायंस में से कौन सा कैटायन पहले डिस्चार्ज होगा कैथोड पे और कौन सा एनायन पहले डिस्चार्ज होगा एनोड पे। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है डिस्चार्ज थ्योरी। कौन सी? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इसका स्टेटमेंट क्या है, रूल है एक छोटा सा। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है द आयन हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल इज डिस्चार्ज्ड फर्स्ट एट एनी इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब जिस आयन का डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड लो है, कम है, वो किसी इलेक्ट्रोड पे, इनर्ट इलेक्ट्रोड पे पहले डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और जिसका जब वो सारे खत्म हो जाएंगे तब फिर दूसरे आयन का डिस्चार्ज स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे 2 आयन्स हैं, कैटायन ए और कैटायन बी। कैटायन ए का डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो रिस्पेक्टिवली कम है बी से, तो ए पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब तो हम इसके लिए क्या करते हैं, किसका कम है किसका ज़्यादा है, इसके लिए हम डिस्चार्ज सीरीज, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज को हम याद कर लेते हैं। अब ये डिटर्मिनेशन नहीं है तुम लोगों के लेवल पे, लेकिन कुछ हद तक ये जो है उसके जैसे है। किसके जैसे? ये मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के ऑर्डर से ही रिलेटेड कुछ हद तक है। यहां पे हम ध्यान देंगे कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, यानी एनाइंस के लिए ये सीरीज, कैटाइंस के लिए सीरीज याद कर लो। ठीक है, ये फिलहाल अभी तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। अब यहां पर हम एक बात और बता रहे हैं, फॉर मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड on using active electrodes it is not applicable। यानी ये थ्योरी या ये रूल मोल्टन स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में तो एक कैटायन और एक एनायन होगा ना। और जब इनर्ट के बजाय एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम यूज करेंगे तो वहां पे भी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये केवल और केवल किन के लिए है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, चलिए अब जैसे हम एक एग्जांपल बात करते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड में क्या होगा? सोडियम कैटायन एंड हाइड्रोजन कैटायंस होंगे, क्लोराइड एनायंस और OH एनायंस होंगे। इनमें से कैटायन सोडियम और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इज डिस्चार्ज बिफोर सोडियम, बिकॉज सोडियम का डिस्चार्ज
इलेक्ट्रोड ग्रेटर देन हाइड्रोजन है। क्लोराइड आयन डिस्चार्ज इज बिफोर OH आयन, बिकॉज क्लोराइड आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो OH से कम है, तो ये क्लोराइड आयन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इसके आयनाइजेशन को आप देख लीजिए। कॉपर सल्फेट गिव्स क्यूप्रिक आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस, सल्फेट आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, कॉपर एंड सल्फेट आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम वाटर, ऐसे इसमें भी है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो कॉपर कैटायंस ये पहले डिस्चार्ज हो जाएंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का कम है। इसी तरह से OH आयंस पहले डिस्चार्ज हो जाएंगे किससे? सल्फेट आयंस से। क्यों? क्योंकि OH आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल सल्फेट आयंस से कम है। चलिए, ये है डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। यहां पे हम दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं, जो कम रिएक्टिव होगा वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, और कुछ हद तक डिस्चार्ज पोटेंशियल रिएक्टिविटी की तरफ इंडिकेट करते हैं। बट रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी ये ज्यादा होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल सा डेफिनेशन, और इससे ज्यादा हमें याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट or in aqueous solution on passing electricity through it, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर उसका जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम एट कैथोड एंड क्लोराइड एट एनोड डिस्चार्ज। यानी सोडियम जो है वो कैथोड पे और क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये मोल्टन है तो यहां पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के बारे में विचार ही नहीं करना है, बड़ा सीधा साधा सा इलेक्ट्रोलिटिक या केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। कैटायंस जाएंगे कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एनायंस जाएंगे एनोड पे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे इसको हम 3 स्टेप में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आयनाइजेशन दिखाएंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड in liquid state mean molten state gives sodium cations and chloride। सोडियम कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज है तो ये जाएंगे कहां पे? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सोडियम मेटल बनेगी। यहां पर क्या हुआ? रिडक्शन किसका हुआ? सोडियम कैटायन का एट कैथोड। क्लोराइड एनायन है वो कहां जाएंगे? एनोड पे, क्योंकि एनोड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। वहां जाएंगे तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्या बनाएंगे? क्लोरीन फ्री हो जाएगी। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन। दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या हैं? सोडियम एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड। ये सिंपल सा इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। अगले जो एग्जाम्पल्स हम देने वाले हैं उसमें क्या होगा? उसमें 2 टाइप के एग्जाम्पल देंगे, 2 टाइप के एग्जाम्पल्स देंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स क्या होने हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड एक्वस सॉल्यूशन, ये थ्योरी यूज होगी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। और फिर दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन डिफरेंट कंडीशंस। तीन जो एग्जांपल हम दे रहे हैं इनसे सारा का सारा क्लैरिफाइड हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब हम वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा? फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विथ H2SO4, जब हम H2SO4 मिलाएंगे तो क्या होगा? और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे तो क्या होगा? चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे
जब हम बात करते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन। आयनाइजेशन जो होगा किसका भैया, यहाँ पे वाटर है ना, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वाटर देगा हमें ये आयंस, और HCl एक्वस ये देगा हमें हाइड्रोजन कैटायंस एंड क्लोराइड एनायंस। ये आयनाइजेशन होगा, हमें दो कैटायंस तो एक ही है, कॉमन है दोनों में, लेकिन एनायंस अलग अलग है। अब हम यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस की। क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, एट कैथोड क्या हो रहा है, एट कैथोड और एट एनोड, ये हमें दोनों रिएक्शंस को डिस्क्राइब करना है। तो कैथोड पर कौन जाता है, कैटायंस जाते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कैटायन कॉमन है, तो यहां पे तो कोई दिक्कत है नहीं। हाइड्रोजन कैटायंस गोज टू कैथोड टू गिव हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन कैटायंस goes to cathode by gaining electron converts into hydrogen gas. Okay, at anode discharge potential of chlorine is less than hydroxide, so chloride ion यहाँ पे discharge होंगे। So chloride ion goes to anode by losing electron, they converts into chlorine. By losing electron they converts into chlorine. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो आयनाइजेशन ऑफ H2O यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन है। वो क्या देंगे, H आयंस देंगे और SO4 आयंस देंगे, सॉरी OH आयंस देंगे, वाटर OH आयंस देगा, सॉरी। और H2SO4 जब आयनाइजेशन करेगा, आयोनाइज होगा, तो ये देगा हमें हाइड्रोजन कैटायंस विथ सल्फेट एनायंस, है ना, ये बनेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो कैथोड पर क्या आएगा, कैथोड पर क्या बनेगा, देखिए कैथोड पर तो जाएंगे हाइड्रोजन कैटायंस ही जाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिर वही नहीं है। अब हम यहाँ पे तो हाइड्रोजन कैटायंस गोज टू कैथोड एंड न्यूट्रलाइजेस, दे गिव हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे OH आयन है और सल्फेट आयन है, OH आयन है और सल्फेट आयन है। OH आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सल्फेट आयन से कम होता है, इसलिए इस रिएक्शन में OH आयन का डिस्चार्ज होगा। OH आयन आर डिस्चार्ज टू गिव सम वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन गैस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये याद करके रखना पड़ेगा हमें, किसके लिए OH आयन जब डिस्चार्ज होते हैं तो इनकी इंटरेक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसको हम याद करके रख लेते हैं। 4 OH आयंस, यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन डिस्चार्जिंग, क्लोरीन डिस्चार्जिंग, यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन डिस्चार्जिंग, सेकेंड नॉट सल्फेट आयन डिस्चार्जिंग, OH आयन आर डिस्चार्ज्ड। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। ये काहे पे डिपेंड करता है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है डिस्चार्ज थ्योरी पे। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो, और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना। यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस देख लीजिए। व्हेन HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड, वी गेट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एट कैथोड, क्लोरीन एट एनोड। When sulfuric acid is mixed, hydrogen at cathode but oxygen at anode, ये डिफरेंस होता है दोनों में। चलिए हम यहां बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। सबसे पहले आयनाइजेशन होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का आयनाइजेशन होगा, ये क्या देगा आपको, ये देगा क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। वाटर भी आयनाइज होगा, वाटर भी आयोनाइज होगा।
और वैसे ही होगा जैसे सब जगह होता है, कोई अलग से कुछ नया नहीं आने वाला है। हाइड्रोजन कैटायंस और हाइड्रोक्साइड एनायंस ही आएंगे। लेकिन ये आयनाइजेशन इक्वेशन यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे हम ये मान के रख सकते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, दोनों के लिए। यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसी मेटल के इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी मेटल के इलेक्ट्रोड अगर यूज किए जाएं तो वे क्या हो जाते हैं, तो वे हो जाते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सो कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स फॉर, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कर रहे हो तो क्या होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज कर लीजिए। गोल्ड का कोई सॉल्ट है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हम वहां पे गोल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, वैसे तो हम बता चुके हैं इस टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस का यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेल का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में करते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, प्रेफरेंशियल तो बिल्कुल नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, वाटर डजंट इन्वॉल्व इन इट। क्या होगा, कॉपर आयंस जाएंगे कैटायंस जाएंगे कैथोड पे, तो कैथोड पर होगा ये रिएक्शन, एट कैथोड क्या होगा, क्यूप्रिक आयंस goes to cathode to give copper metal। अब सल्फेट आयंस जाएंगे कहां पे, सल्फेट आयंस जाएंगे एनोड पे, एट कैथोड sulfate ions at anode। So sulfate ions goes to anode, they react with copper metal। क्यों, क्योंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसीलिए तो एक्टिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जब ये एनायंस पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, जब ये पहुंचते हैं एनोड पे, तो ये मेटल से रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं और मेटल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मेटल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ये काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉल्ट में, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें। अब इसको हम दूसरी, चूंकि इन एक्वा सॉल्यूशन सो SO4 प्लस कॉपर ये होगा, है ना भैया। एक्वा सॉल्यूशन में तो कॉपर सल्फेट जो है वो काहे के फॉर्म में मिलेगा भैया, वो आयंस के ही फॉर्म में मिलेगा। तो भैया दोनों साइड आयंस थोड़ी ना हो सकते हैं किसी इक्वेशन में, तो इसको फाइनली हम रिमूव करके बनाएंगे तो ये कहलाएगा आपका कॉपर इंटू कॉपर आयंस। दिस इज फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन तो जैसा सब जगह होता है वैसे ही, लेकिन एनोड इलेक्ट्रोड जब एक्टिव इलेक्ट्रोड जब यूज किए जाते हैं तो वहां पर इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन डिफरेंट कंडीशंस। अब हम आगे जा रहे हैं और वो क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस गिवन बाय फैराडे इन 1834। याद करके रखने वाली बातें हैं, फॉर्मेलिटीज है। गिवन बाय फैराडे, द नेम ऑफ साइंटिस्ट माइकल फैराडे, इन 1834। क्या करते हैं, टू रिलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज pass through an electrolyte and the amount of substance deposited at any electrode। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इलेक्ट्रोलाइट में, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक
चार्ज और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक, और दूसरा सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं कैथोड और एनोड पर, यानी इलेक्ट्रोड पर, तो उनका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनोड, उनका जो मास है और जो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है उसका अमाउंट जो है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, उन दोनों के रिलेशन को डिस्क्राइब करता है. इट रिलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू an electrolyte and the amount of substance deposited at an electrode and the amount of substance deposited at any electrode and its equivalent weight. यानी इक्विवेलेंट वेट पे किस तरह से डिपेंड करता है ये मास, ये भी डिस्क्राइब करता है. कौन? मास डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसका? एनी सब्सटेंस जो डिपोजिट कर रहा है उसका, और उसी का इक्विवेलेंट वेट जो है उसके साथ इसको रिलेट करते हैं. इसी के बेस पे दो लॉज हैं. देयर आर टू लॉज, है ना, और उनको कोई भारी भरकम नाम नहीं दिए गए हैं. फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एंड फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो हम सबसे पहले फेराडेज फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब कर रहे हैं. फेराडेज फर्स्ट लॉ इट स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट क्या है, यहां से स्टार्ट है. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल टर्म्स हैं. द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, यानी जो सब्सटेंस का अमाउंट किसी इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो रहा है, is directly proportional to the amount of electricity or electric charge passed through the electrolyte. यानी जो mass of substance deposited is directly proportional to amount of electricity or electric charge passed through electrolyte, यानी जितना amount of. तो अगर हम बात कर लें क्या, if on passing q coulomb electric charge means amount of electricity through an electrolyte, what W gram mass of a substance is deposited at any electrode, कैथोड पे या एनोड पे, then ये रिलेशन बनेगा. W is directly proportional to Q, mass is directly proportional to charge, electric charge, और इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में, सो W इज इक्वल टू Z इंटू Q. चलिए एक पहला इक्वेशन आगे बात करते हैं. अब अगर हम चार्ज का, सिंस चार्ज Q इन कूलाम, अगर कूलाम में चार्ज को लिया जाए Q को, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इन एम्पियर I, करंट इलेक्ट्रिसिटी इन एम्पियर वो I है, और टाइम T उसको हम लें सेकेंड में. ठीक है, चार्ज Q हो कूलाम में, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी I हो एम्पियर में, टाइम हो T इन सेकेंड, तो ये मिल जाएगा हमें Q इक्वल टू IT. सो इस इक्वेशन में W इक्वल टू ZIT, W इज इक्वल टू ZIT. यहां पे Z क्या है, यहां पे बात ध्यान रखना है. व्हाट इज द Z? Z इज अ कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड. जो किसी इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है, ये Z उस पे डिपेंड करता है. ठीक है, इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z is electrovalent equivalent. This is the characteristics of substance deposited. ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ये डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन Q एंड W. फिर Q को हम I और T के टर्म्स में, सो रिलेशन बिटवीन W, I एंड T आ जाएगा. इसमें Z आएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. हम इसको आगे हम अब इसको डिस्क्राइब करेंगे, और फिर हम इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्क्राइब करने के। इससे पहले हम Z के बारे में हम आपको बता दें। इलेक्ट्रोवैलेंट इक्विवेलेंट, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। वी नो दैट क्या है, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T अकॉर्डिंग टू Faraday's first law. If on passing electricity of 1 ampere for 1 second, I 1 coulomb charge through an electrolyte, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Z आ जाएगा। ठीक, यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं। मास इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड इन एनी इलेक्ट्रोलाइट, जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। मतलब हम लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी electrode during electrolysis on passing electricity of 1 ampere for 1 second is called electrochemical equivalent Z. Okay, this is the definition of electrochemical equivalent. Mass of substance deposited at any electrode during electrolysis on passing electricity of 1 ampere for 1 second is called electrochemical equivalent of substance deposited. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। W इक्वल टू Z हो जाएगा। इसका वैल्यू हम दूसरे टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। It can be calculated by the formula Z equal to E upon F, where E equivalent weight and F Faraday's constant. E equivalent weight of substance deposited, ये कितना होता है, relative molar mass divided by relative molar mass divided by valency। और ये फेराडे कांस्टेंट जो होता है, ये होता है 96
0.500 कूलम. दिस इज फिक्स्ड. दिस इज फिक्स्ड. तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में सब कुछ. जो कुछ हो सकता है सारा का सारा है. हम जानते हैं W equal to ZIT on passing electricity of 1 ampere for 1 second in 1 coulomb charge through an electrolyte. तो W का Z हो जाएगा, W equal to Z हो जाएगा, है ना. तो इसी से डेफिनेशन बन जाएगी mass of substance deposited at any electrode during electrolysis on passing electricity of 1 ampere for 1 second is called electrochemical equivalent Z of substance deposited. ठीक है, of substance deposited. ये हमें ध्यान रखना. अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला. ये Z इक्वल टू E अपॉन एफ. E क्या है, जहां पे E क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट है किसका, सब्सटेंस डिपॉजिटेड का इक्विवेलेंट वेट है, और F फैराडे कांस्टेंट है. इक्विवेलेंट मास वेट को हम रिलेटिव मोलर मास से वैलेंसी को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट. और फैराडे कांस्टेंट तो फिक्स है 96,500 कूलम. थोड़ा बहुत 19-20 कहीं मिल सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 कहीं पे मिल सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है, अगर आपको वैल्यू ऑफ एफ नहीं दिया हुआ है तो आप 96500 आप यूज करिए, और अगर जो दिया है तो फिर वो यूज कर लीजिए. ठीक है, अब हम आते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ. फैराडेज सेकेंड लॉ. ठीक है, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो हम इसमें आपको इसके डिफरेंट फॉर्म्स डिस्क्राइब करेंगे. आई एम गोइंग टू डिटेल्स, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो हम सब आपको इसमें बता देने हैं. ठीक है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो हमें स्टेटमेंट के बारे में शुरुआत करेंगे. इट स्टेट दैट on passing equal amount of electricity, इसका स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, on passing equal amount of electricity or electric charge through 2 or more electrolytes. फर्स्ट लॉ था एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यहां बात हो रही है 2 और 2 से ज्यादा, 2 or more electrolytes. अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड. अब तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगे, तो 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट होंगे. एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट. जो मास होता है डिपोजिट सब्सटेंस का मास एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव इक्विवेलेंट मास. ठीक है, चलिए ये इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है. अब हम कुछ कंडीशंस पे गौर करेंगे. इफ ऑन पासिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ I एम्पियर फॉर T सेकेंड मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कितना, Q कूलम, थ्रू two electrolytes. Amounts of substances deposited at respective electrodes are W1 and W2 grams. मतलब 2 इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी I एम्पियर T सेकेंड के लिए यानी Q कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया. ठीक है, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. किसमें, 2 इलेक्ट्रोड्स में. क्या हुआ, जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं वो क्या होंगे, उन्हीं सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है, masses of substances deposited at respective electrodes are directly proportional to the equivalent mass or relative equivalent mass of those substances. ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा W1 is directly proportional to E1 and W2 is directly proportional to E2, where E1 and E2 are relative equivalent masses of substances in 2 electrolytes. अब हम बात करते हैं according to first law, we know that W is equal to
Z into I into T, and by the definition of Z, electrochemical equivalent E upon F, Z equal to E upon F, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो मिल जाएगा W इक्वल टू E अपॉन F आई टी, W इक्वल टू E अपॉन F आई टी। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो W अपॉन E I इंटू टी अपॉन F, I क्या है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कॉमन है तो कांस्टेंट हो सकता है, दोनों में T कॉमन है और F तो आप जानते हैं फैराडे कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है आई टी अपॉन एफ ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, W1 अपॉन E1 इक्वल टू कांस्टेंट, W2 अपॉन E2 इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। W1 अपॉन E1 इक्वल टू कांस्टेंट, W2 अपॉन E2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये आई टी एफ दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बराबर है, सेम है, तो क्या हो जाएगा W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2। W1 upon E1 is equal to W2 upon E2 because I, T and F are equal same for both electrolytes। और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है। क्यों, मास इन ग्राम्स अपॉन रिलेटिव इक्विवेलेंट मास इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये होता है मास divided by relative equivalent mass is equal to number of equivalents, ये होता है। तो अब इससे एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, एक और स्टेटमेंट यहां से, therefore it also states that, क्या, वही on passing equal amount of electricity or electric charge through two or more electrolytes, number of equivalents of substances deposited at respective electrodes are equal। यानी जब हम इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं फॉर इक्वल टाइम, यानी इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम पास करते हैं दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो जो दोनों के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जो सब्सटेंसेज डिपॉजिट होंगे उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस जो है वे कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। ये दो स्टेटमेंट्स हो गए। पहला स्टेटमेंट है ये, फर्स्ट स्टेटमेंट तो है ये, सेकेंड स्टेटमेंट बना ये। अभी हम इसको W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 इसी को प्रॉपरली मैनेज कर लें तो एक तीसरा रिलेशन बनेगा, एक तीसरा रिलेशन बनेगा तो उससे एक तीसरा स्टेटमेंट भी बनेगा। फर्स्ट रिलेशन W1 is directly proportional to E1, W2 is directly proportional to E2. Second relation W1 upon E1 is equal to W2 upon E2. On a third relation from this relation we can derive, हमने इनसे डेराइव किया ये, अब इससे डेराइव कर सकते हैं तो उससे मिलेगा थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, हम थर्ड स्टेटमेंट के लिए डेरिवेशन करते हैं। देखिए हम इस इक्वेशन से W1 अपॉन E1 इक्वल W2 अपॉन E2 इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन ले फ्रॉम इक्वेशन 1 W1 अपॉन E1 इक्वल W2 अपॉन E2 और इसको अरेंज करेंगे तो आ जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। मैथमेटिक्स में ये हम अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे W1 अपॉन W2 का मतलब होता है masses of substances deposited at respective electrodes, ये W1 and W2 इनका रेशियो, और ये E1 and E2 दे आर equivalent masses, relative equivalent masses of substances deposited at respective electrodes, इनका रेशियो है। तो इसको हम तीसरा स्टेटमेंट बना सकते हैं और वही है ये। Now it can be stated that क्या, on passing equal amount of electricity, same to same ये बात होगी, on or electric charge through two electrolytes, the masses of substances deposited at respective electrodes will be in the ratio of relative equivalent masses। relative equivalent masses के उनके जो masses हैं, उनके जो amounts masses हैं किसके, substances जो डिपोजिट हो रहे हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर, उनके जो मासेस होते हैं वे इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो में होंगे, यानी W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है,
हम इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, एक कॉपर सल्फेट और एक सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज copper voltmeter and this is silver voltmeter. Now on passing electricity in copper and silver voltmeters in equal amount of energy at cathodes and copper and silver will be deposited. Then mass of copper deposited divided by क्या, mass of silver deposited, ये किसके बराबर होगा? ये रेशियो ये होगा relative equivalent mass of copper divided by relative इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। हम इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया, ठीक है।